नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं संसद के पदाधिकारी। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं सॉरी। लोकसभा अध्यक्ष से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे निर्णायक मत का प्रयोग करना या फिर किसी भी विधेयक को अंतिम रूप से परिभाषित करना। तो इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ओके आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 93 से और 100 तक। 100 में कोरम आ जाएगा, कोरम गणपूर्ति, है ना, आता है ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 93 में तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के बारे में, है ना। 94 में स्पीकर का कार्यकाल, ये कब तक कार्य अपना बार संभालेंगे। ओके 95 में है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, है ना, रिक्त होने पर क्या होगा। 96, 97, 98, 9 और 100, है ना। 96 में क्या आ जाएगा, 97 में कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कार्य विचाराधीन है, विचाराधीन, तो उस स्थिति में क्या होगा। 97 में इसके वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। 98 में आ जाएगा सचिवालय, हर अपना सदन का एक सचिवालय होगा, सचिवालय। 99 में एमपी को शपथ, एमपी को शपथ, जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे लोकसभा राज्यसभा के, उनको शपथ दिलाना। और 100 में आ जाएगा कोरम, RUM, कोरम। कोरम को गणपूर्ति या कोरम। कोरम बहुत महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल 100 से। और इसी में एक निर्णायक वोट भी आ जाएगा आर्टिकल 100 में, निर्णायक वोट। निर्णायक वोट, निर्णायक वोट का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष करते हैं बराबर की स्थिति में। ओके, इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ओके तो करते हैं 93। इसमें इंक डाल लीजिए आप, ये इंक ब्लैक वाली। ओके आर्टिकल नंबर 93 देखना। 93 में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, स्पीकर, स्पीकर, है ना कि प्रेसिडेंट। तो स्पीकर के बारे में, प्रथम स्पीकर कौन थे लोकसभा के? प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर। इन पर भारत में पहली बार ये भी लगाते हैं कि महाभियोग, है ना। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ओम बिड़ला, ओम बिड़ला, है ना। ये प्रथम थे और ये वर्तमान में है। बीच में और की भी 1-2 की विशेषता वो आपको बताएंगे कि जैसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। किसको निर्विरोध प्रेसिडेंट बनाया गया था? लोकसभा अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खैर, एक तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे बनेंगे, और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कार्यों से क्वेश्चन आता है ना। देखना लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कैसे बनेगा। जैसे ही नवनिर्वाचित लोकसभा होगी, मान लीजिए इलेक्शन खत्म हुए और वहाँ पर जो भी MPs थे वो सदन में आते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा यथाशीघ्र अपने में से एक लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, है ना। और जब वो MP बनेंगे उस टाइम पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। बतौर लोकसभा के अध्यक्ष बनते हुए वो शपथ धारण नहीं करती, ये उनकी एक विशेषता है। तो क्या होगा, नवनिर्वाचित लोकसभा यथाशीघ्र अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है ना। ये यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब क्या हुआ कि एज सून एज, एज सून एज, जितने जल्दी हो सके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, है ना, अपने में से चुनती है। और उनको शपथ नहीं दिलाई जाती, ठीक है ना। कार्य देखिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। कार्य, एक तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। देखना संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा। 5-6 विशेषता हैं लोकसभा अध्यक्ष की। क्या? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और एक निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा पद के लिए शपथ नहीं दिलाई जाती। और एक विधेयक होते हैं, जैसे विधेयक 4 प्रकार के, हम आगे अनुच्छेद में पढ़ेंगे 106 से। और 108 में ये परिभाषा उसकी बताई गई ज्वाइंट सेशन के बारे में। 110 में फिर धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। जो विधेयक होते हैं 4 प्रकार के, उनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है जब उनको प्रस्तुतिकरण होता है, क्योंकि हर विधेयक का प्रस्तुतिकरण एक अलग है कि वो लोकसभा में होना है या राज्यसभा में होना है। तो जब भी उन पर विवाद होता है ना
किसी भी विधेयक को अंतिम रूप से परिभाषित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है ना। तो कार्य क्या क्या हुए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अपने निर्णायक वोट का प्रयोग करता है, और एक किसी भी विधेयक को अंतिम रूप से परिभाषित करता है, और इनको शपथ नहीं दिलाई जाती, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करते हैं। देखना, संयुक्त अधिवेशन, अगर यह ना ज्वाइंट सेशन, ये किस में, आर्टिकल 108 पढ़ेंगे 108 में। संयुक्त अधिवेशन क्या होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे को लेकर बहस हो जाएगी। देखना, जो हम समाचारों में देखते हैं ना कि वहाँ पर संसद में, सदन में बहस होगी, वो हम कोई एक सदन देखते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के 2 विंग होते हैं, एक तो सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष दल होता है, एक तरफ ये दूसरी तरफ बैठता है वाम दल की तरफ, है ना, और एक दक्षिणावत होता है जिस तरफ सत्ता दल बैठा जाएगा, यानी कि जो जिसकी सरकार है। किसी मुद्दे को लेकर हम एक सदन में बहस देखते हैं। वो ज्वाइंट सेशन क्या होता है कि कोई भी विधेयक या कोई प्रस्ताव है, मान लीजिए वो लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद में विधानसभा में राज्यसभा में जाएगा वो, या पहले राज्यसभा में हुआ उसके बाद में लोकसभा में, लेकिन दूसरा सदन उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है कोई, लेकिन वो है ना कि कानून बनना अनिवार्य है या कुछ भी जैसा उचित समझे, है ना, संसदीय दल के जो नेता होंगे, तो उस पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन यानी कि दोनों को मिलाकर एक संयुक्त बैठक। इसके सदस्य कितने, 545, राज्यसभा के कितने, 245, जोड़कर कितना हुआ है, 790 हुआ है ना, 790। 790 सदस्यों को एक साथ इनवाइट करना पड़ेगा ज्वाइंट सेशन में, ठीक है ना। तो जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति महोदय। इसको बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति ये तो बुलाते हैं, है ना। और अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष तो अध्यक्षता करेगा, और बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति महोदय उस सेशन को बुलाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति महोदय। अध्यक्षता कौन करते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे उसकी, ठीक है ना, आज समझ में। हाँ जी, 545 सीट है लोकसभा। हाँ जी, लोकसभा अध्यक्ष से अलग है, ये लोकसभा सहित अध्यक्ष है। ये लोकसभा सहित देखना, पूछने भैया कि जो 545 सदस्य हैं ये लोकसभा अध्यक्ष सहित हैं या उनको निकाल कर हैं, ये उन समित हैं। बल्कि एक कमेंट आ रहे हैं कुछ बच्चों के कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य हैं, एंग्लो इंडियन, वो इसमें 2019 में एक संशोधन हुआ था कि अब उसमें उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, मनोनीत होते हैं जैसे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वो 2 भी उसमें शामिल हैं। दरअसल ये है कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय उनको मनोनीत कर सकते हैं एंग्लो इंडियन के समुदाय को। ये जरूरी नहीं कि वो करें ही, अनिवार्य नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो करेंगे ही, है ना। ये जो एनडीए की सरकार है इसमें नहीं थे, पहली बार जब सरकार बनी उसमें भी नहीं थे, है ना, एंग्लो इंडियन नहीं थे उसमें। तो यूपी में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक, यूपी में इस टाइम कोई नहीं है, ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बताना पड़ता है इसमें, चूँकि संवैधानिक रूप से कि 2 सदस्य वो भी हैं, अगर 2 हम उनको गिने, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये चारों लोग शामिल हैं, ठीक है ना। हालांकि वो प्रावधान अब नहीं है कि बनाया जाएगा, एंग्लो इंडियन नहीं बनाया जाएगा। ये 545 है, 2 सदस्य तो वहाँ चले गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। अब कितने बचते हैं, 543, है ना। और अगर इलेक्शन ही 543 के लिए हुआ, मान लो एंग्लो इंडियन उसमें सीट खाली है उनकी, अब 2 इसमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, कितने बचते हैं फिर, 241 बचेंगे, है ना, 2 निकाल देते हैं उसमें से, है ना। तो ये इस तरीके से 545 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी दोनों शामिल हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि यथाशीघ्र अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। एक प्रोटेम स्पीकर वर्ड आता है कि तत्कालिक स्पीकर किसको बनाया गया। एक बार ऐसे हुआ कि जो फर्स्ट लेडी कौन बनी, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो अगली बार जब चुनाव में खड़ी हुई, इलेक्शन हार गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया लोकसभा अध्यक्ष के पद पर, क्योंकि जब वो एमपी नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है। लेकिन नवनिर्वाचित जब लोकसभा वो आएंगे, एमपीज लोकसभा के अंदर, वहाँ तो एक पदाधिकारी होगा ना लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, तभी एक टेम्परेरी बनाया गया, तत्कालिक लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं इसको, तत्कालिक स्पीकर, है ना, या प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। ये वर्ड इसी के लिए यूज है स्पीकर के। वो क्या बनेंगे, उसको तत्कालिक बना दिया जाएगा, क्योंकि जब लोकसभा के अंदर जाएंगे वहाँ पर एक पदाधिकारी होना आवश्यक है, लोकसभा अध्यक्ष, और वही है नहीं। तब 4 दिन के लिए कमलनाथ मिश्र को बनाया गया था पहले, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कार्य में देखिए, एक तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, दूसरा एक विधेयक को अंतिम रूप से परिभाषित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसी भी विधेयक का मतलब बिल, जो बिल होगा, किसी भी विधेयक को अंतिम रूप से परिभाषित
अंतिम रूप से परिभाषित। कौन करता है? लोकसभा। हाँ, परिभाषित ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन आया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सभी का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 4 प्रकार के हम बिल पढ़ेंगे। अगर ये भी है ना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है ना, मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, इसका अंतिम रूप से निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, है ना। तो ज़्यादातर इनमें कन्फ्यूजन होता है, धन विधेयक में और वित्त विधेयक में। 4 प्रकार के विधेयक, धन, वित्त, संविधान संशोधन और साधारण विधेयक, 4 प्रकार के होते हैं। अंतिम रूप से परिभाषित लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला कार्य एक होता है निर्णायक वोट, निर्णायक मत, निर्णायक वोट का प्रयोग, क्रूशियल, CIAL, क्रूशियल वोट। क्रूशियल वोट का प्रयोग कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कब करेंगे क्रूशियल वोट? देखना क्या होती है क्रूशियल, निर्णायक। जब किसी मुद्दे पर वहाँ पर बहस होती है, मान लीजिए कोई कानून बनना है और उस टाइम उस दिन 400 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, MPs कितना है? 400 में 200 लोग ये चाहते हैं कि ये कानून बन जाए, 200 उसको मना करते हैं, है ना, वो डिनाई करते हैं कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। 200 चाहते हैं कि कानून बने, 200 चाहते हैं कि कानून ना बने। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं, क्रूशियल वोट का, है ना। वो वोट किसको दें? यस वालों को दें या नो वालों को दें? वहाँ पर निर्णायक वोट का प्रयोग होगा। अगर क्वेश्चन ये आते हैं निर्णायक वोट का प्रयोग किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो आर्टिकल 100 में आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 100 में आएगा वो। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आया ना समझ में? निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ओके, और कब नहीं करते वो आपको बताएंगे। ये भी एक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती इस पद के लिए, क्योंकि जब वो MP बनकर आएंगे, MP बनते हुए शपथ धारण कर लेंगे। आर्टिकल 109 में हम पढ़ेंगे, MP को सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी, है ना। जैसे ही नवनिर्वाचित लोकसभा आई वहाँ पर, तो उनको तो एज ए MP शपथ दिलाई जाएगी, और MP में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष बनता है, तो इसे दूसरी बार नहीं शपथ दिलाई जाएगी, है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष को एक शपथ नहीं दिलाई जाती। किस पद के लिए? लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए। MP के लिए तो शपथ लेते हैं, ठीक है। ओके, ये इनके कुछ कार्य हैं लोकसभा अध्यक्ष के, है ना। विधेयक को अंतिम रूप से करते हैं, परिभाषित, और दूसरा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, शपथ नहीं दिलाई जाती, निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं। ओके, है ना समझ में? आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिए आप इसको साथ साथ। ओके, ओके, आर्टिकल नंबर 94 कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 94 में आ जाएगा। टेनर, कार्यकाल, सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 3 कंडीशन इसके लिए, तीनों देखिए आप। अगर आता है सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन नया लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। मान लीजिए इलेक्शन हुए, शपथ ली गई और वहाँ पर 5 या 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए 5 वर्ष से भी, अब लोकसभा अध्यक्ष 10 दिन एक्स्ट्रा ही रहेंगे, ठीक है ना। और जब नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता पुराने वाले करते हैं, ठीक है ना। तो ये तब तक पद पर बने रहेंगे अपने। एक तो सामान्यतः 5 वर्ष, दूसरा नया लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने तक, नया लोकसभा अध्यक्ष चुनने तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तीसरा, अगर हम कहें कि एग्जैक्ट बताइए, फिर एग्जैक्ट कार्यकाल क्या है इसका, कि 5 वर्ष 10 महीने या 5 वर्ष 2 महीने या कितना है, मान लो इमरजेंसी लग गई या कुछ भी, नया लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं बना तो क्या होगा? इस मामले में संविधान मौन है। फिर संविधान मौन है, मम, MUM, कॉन्स्टिट्यूशन इज मम ओवर द टेनर ऑफ द स्पीकर, ठीक है। तो ये कार्यकाल हो जाएगा। कार्यकाल की 3 कंडीशन है, 5 वर्ष लगाए या नया लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने तक, या कि संविधान मौन है। तीनों ही आंसर हो जाएंगे इसके, ये कार्यकाल के मामले में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 95 में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो जाए, 95 आर्टिकल में देखना, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन सिद्ध कदाचार के आधार पर उसको कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। प्रक्रिया वही होगी जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए होती है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? लोकसभा से ही होगी, है ना। तो अगर लोकसभा अध्यक्ष को कब पद रिक्त हो जाए, किसी कारण से, पद रिक्त होना, अगर पद रिक्त होता है तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष का पद रिक्त है, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ, इनकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है ना, डिप्टी स्पीकर। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो लोकसभा का ऐसा वरिष्ठ सदस्य या एमपी जिसे राष्ट्रपति महोदय उचित समझे इस कार्य के लिए। लोकसभा में टोटल कितने हो जाएंगे? देखना 545 में से 2 तो ये माइनस कर दो आप, कितने बचे? 543। इन 543 में से जो भी सीनियर मोस्ट होगा, जैसे राष्ट्रपति महोदय, उसको नामित करेंगे। फिर एक बार देखिए, और राष्ट्रपति, ये लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी कारण से रिक्त होता है, अगर पद रिक्त है तो कौन आएगा उनकी अनुपस्थिति में? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अगर डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थित हैं तो लोकसभा का ऐसा वरिष्ठ सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए उचित समझते हों, ठीक है ना, वो इसका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। और अगर वो भी अनुपस्थित हैं, चूँकि इसमें 543 बचे हुए हैं, सीनियर मोस्ट जो भी हो जाएगा, जो भी वरिष्ठतम आता चला जाएगा, है ना, इस कार्य की जांच कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे कि कौन सीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये पद रिक्त होने पर आ जाएगा। आगे आर्टिकल बढ़ते हैं, आगे नोट करते रहिए साथ साथ। ये आर्टिकल नंबर 96 में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कार्य अगर विचाराधीन है, यानी कि अगर हम महाभियोग लगाना चाहते हैं, चूँकि महाभियोग की प्रक्रिया है कि 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 96, पद से हटाने का कार्य विचाराधीन, हटाने का कार्य यदि विचाराधीन है, विचाराधीन, अंडर प्रोसेस, है ना, कि लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को पद से हटाना है और ये कार्य प्रोसेसिंग में है अभी, तो क्या होगा? ऐसे कार्य में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठकों में भाग लेंगे, कार्यवाहियों में भाग लेंगे, उनको बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वो अपने निर्णायक वोट का प्रयोग नहीं कर सकते उस टाइम पर, ठीक है ना। अगर स्थिति बराबर की भी हो जाए, वोट का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या होंगे? वो बैठकों में भाग लेंगे, बैठकों में भागीदारी, बोलने का अधिकार उनको होगा, है ना, बोलने का अधिकार, लेकिन अपने निर्णायक वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। निर्णायक वोट यानी कि क्रूशियल वोट का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट, जब पद से हटाने का कार्य विचाराधीन होगा उस टाइम पर अपने निर्णायक वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रहेगा? ओके। तो आर्टिकल नंबर 97 में आते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 97। स्पीड कुछ ज़्यादा हो रही है आज? नहीं सर। अच्छा, ठीक हो रही है। कुछ पूछना है? पूछना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा। आर्टिकल नंबर 97। देखना 97 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ये केंद्र की संचित निधि से दिए जाएंगे। संचित निधि का नाम समाकलित निधि, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, जो भी सैलरी होगी, वेतन और भत्ते, है ना, ये कहाँ से दिए जाएंगे? केंद्र सरकार की संचित निधि से। जैसे केंद्र सरकार की संचित निधि, इसके 3 नाम है, तीनों लिख देते हैं। संचित निधि, इसी का नाम समाकलित निधि, इंग्लिश में इसी को कहेंगे कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। यहाँ से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये केंद्र सरकार की संचित निधि होगी। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, देखना जो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते होते हैं ये एज इट पीएम के स्टैटिक में होते हैं, जितना पीएम का होता है, लगभग 5 लाख के करीब जो वर्तमान में है, लेकिन मिलते हैं ये लगभग 3,80,000 के करीब। कुछ उसमें फंडिंग कटती है ये, तो अभी हम उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे कि किसी पदाधिकारी का वेतन कितना, इसकी एक अलग से लिस्ट आपको बताएंगे, है ना। अब तो एक लाइन में समझिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार की संचित निधि, समाकलित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, है ना। ये उसकी एक निधि होती है केंद्र सरकार की, ऐसी राज्य सरकार की भी होती है। सिंपल सा एक याद रखिए आप, ये देखिए पदाधिकारी कौन सा है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का। केंद्र सरकार का तो केंद्र की संचित निधि से, कोई पदाधिकारी राज्य सरकार का तो राज्य की संचित निधि से, ठीक है, याद रहेगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल नंबर 97 हुआ है। आर्टिकल नंबर 98 देखिए 98 में क्या है कि संसद के दोनों सदनों का अपना पृथक एक सचिवालय होगा। हाँ जी, क्या बता रहे हैं सर? राज्यपाल को कहाँ से दिया जाएगा? राज्यपाल का वेतन। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि पूछा क्यों नहीं राज्यपाल। देखना, राज्यपाल पहले देखते हैं केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। वो केंद्र सरकार की तरफ से एजेंट के रूप में राज्य सरकार में काम करता है ना। भैया पूछ रहे हैं कि राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाएगा। राज्यपाल को वेतन उसी राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन वो राज्य मिलकर देंगे। किस अनुपात में देंगे? जैसा राष्ट्रपति महोदय उचित समझते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे राज्यपाल उत्तर प्रदेश के और ये उत्तराखंड के बन जाएं, वो नहीं कि आधा वेतन वो देंगे आधा हम देंगे, नहीं, जैसा राष्ट्रपति उचित समझें, जितना राष्ट्रपति इसके लिए डिक्लेयर करें, है ना। एक बार ऐसे हुआ कि शायद पंजाब का और बिहार का थे, एक बूटा सिंह जो बने थे ना, तो उसमें 75% वो दिया करते थे और 25% बिहार सरकार। राष्ट्रपति जैसा डिक्लेयर करेंगे, वो नहीं कि अगर 2 राज्यों का तो आधा आधा देंगे या 3 राज्यों का तो 33% ऐसे नहीं है। ओके, क्वेश्चन है कौन सा? 98 में क्या है? संसद के दोनों सदनों का अपना अपना एक सचिवालय होगा, पृथक सचिवालय, सेक्रेटरिएट, सचिवालय। सचिवालय में क्या होगा? जो उसका सारा कार्य लिखित रूप में जो भी कार्य होगा सचिवालय के अंदर होगा, जिसमें सचिव काम करते हैं। जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है ना। तो 98 में सचिवालय, लोकसभा का भी अपना एक सचिवालय होगा, राज्यसभा का भी अपना एक सचिवालय होगा, ठीक है, दोनों होंगे। ओके, 99 में क्या है? एमपी को जो शपथ दिलाई जाएगी, जो भी संसद सदस्य होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उनको शपथ कैसे दिलाई जाएगी? अनुसूची नंबर 2 जब पढ़ेंगे, 2 में शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। हर पदाधिकारी की शपथ किसको कौन दिलाएगा? एमपी को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय, है ना। तो एमपी को शपथ दिलाना है। एमपी लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य, सॉरी संसद के दोनों सदनों के, एमपी को शपथ, ओथ, है ना, OATH, ओथ दिलाना है। 99 में अनुच्छेद नंबर 16, कोरम, नाम QUARUM, कोरम, हिंदी में गणपूर्ति, हाँ, आर्टिकल 100 गणपूर्ति। ओके, क्यूरम, QUORM, स्पेलिंग जल्दबाजी में गलत हो जाती है। ओके, देखना कोरम क्या होगा? कोरम का मतलब ही 10% होता है, वैसे 10% या कहिए 1/10 भाग। 1/10 भाग को कोरम कहेंगे। जब हम इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में वैदिक कल्चर, उसमें एक विदत वर्ड आएगा, विदत एक राजा का नाम था, उसकी 2 बेटियां थी, एक सभा और एक समिति। सभा और समिति विदत की पुत्रियों के नाम थे, जो आज की डेट में संस्थाओं के नाम होंगे। वहाँ पर भी एक कोरम वर्ड आया है, गणपूर्ति। हो सकता है कि संस्कृत का वर्ड कोरम है ना, क्योंकि वैदिक वर्ड है कि वेदों में इसका उल्लेख है। तो इसमें एक गोहलक प्रथा हुआ करती थी। गोहलक प्रथा का मतलब गुप्त दान होना, जैसे गुप्त मतदान करते हैं अब। और उसमें शलाखा पुरुष हुआ करते थे, शलाखा, है ना, जानते हैं शलाखा? फिल्म में शलाखा, खैर, तो शलाखा पुरुष हुआ करते थे। शलाखा में एक ग्रीन और एक रेड हुआ करती थी, मतलब स्टिक होंगी इस टाइप में, एक तो ये समझिए ग्रीन है और ये रेड। तो ये मेंबर को दी जाया करती थी, सभा के भी मेंबर को और समिति के मेंबर को। अगर हमें उसकी वोटिंग करनी है, वोटिंग प्रथा को गोहलक कहेंगे, तो उसमें जो 2 स्टिक, अगर वो रेड वाली ऊपर उठाते हैं, इसका मतलब वो मना ही है, और अगर ग्रीन वाली उठाते हैं, इसका मतलब वो कानून बनाना, विधि बनाना चाहते हैं उस मुद्दे पर, ठीक है ना। वहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं था उनको। तो ये कोरम हमने वहाँ से वर्ड लिया है कि वैदिक शब्द है कोरम। खैर, कोरम का अर्थ वर्तमान में क्या? 10%, 1/10। अगर लोकसभा की हमने एक सदन में वो बुलाई है, कोई मीटिंग बुलाई गई है, लोकसभा का कोरम कितना है? टोटल सदस्य हैं 545, इसका 1/10 अगर निकालते हैं यानी कि 10%, तो ये 54.5 यानी कि 55 मेंबर निकलते हैं, है ना। मान लीजिए सत्र शुरू हुआ और वहाँ पर 55 मेंबर आना अनिवार्य है लोकसभा का। अगर ये 55 से कम है, उस टाइम पर सभा नहीं चलेगी, वहाँ पर एडजॉर्न कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी उस सभा को, ठीक है ना। कोरम क्या होता है? तो आर्टिकल नंबर 100 में हम पढ़ेंगे कोरम, किसी भी सदन की संख्या का 1/10 भाग या 10%। अगर राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर?
राज्यसभा में 245, इसका अगर 110 हम निकालते हैं यानी कि 24.5 ये निकलता है 25 मेंबर्स, 25 मेंबर आ जाएंगे। अगर राज्यसभा में 25 मेंबर्स है तो वहाँ पर सभा चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ज्वाइंट सेशन, अगर ज्वाइंट सेशन का कितना हुआ 545 और 245 ये 790 हो गया है ना, 790 का 10% निकालते हैं तो 79। अगर ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त अधिवेशन है और उसमें 79 मेंबर्स अगर नहीं आए तो वहाँ पर वो सभा नहीं चलेगी। इसके लिए कोरम होना अनिवार्य है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होगी, चूंकि उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, है ना, उसमें कोरम का उल्लेख नहीं है, वहाँ पर कोरम होना अनिवार्य नहीं है। वो बैठकें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें कॉन्फिडेंशियल, गोपनीयता होती है उनके अंदर, ठीक है ना। एक आर्टिकल नंबर 100 में ही बताया गया है निर्णायक वोट के बारे में। निर्णायक वोट का प्रोसेस क्या होगा, ये भी आर्टिकल किस में आ जाएगा 100 में। निर्णायक वोट, निर्णायक वोट इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, क्रूशियल वोट, CIL, क्रूशियल, CRU, क्रूशियल। क्रूशियल वोट का प्रयोग कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कब करेंगे, बराबर की स्थिति में, जब स्थिति बराबर हो जाएगी, बराबर स्थिति, किसी मुद्दे पर बराबर की वोट पड़ी है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, मैच टाई हो जाता है, बराबर अगर दोनों के रन बने, फिर क्या सुपर ओवर खिलाते हैं उसको, उसमें जो भी ज़्यादा रन बनाएगा वो जीत जाएगा। अगर वो भी बराबर होते हैं फिर बॉलिंग देखते हैं, बॉलिंग भी बराबर, विकेट देखते हैं फिर, है ना, ये तो क्रिकेट की बात है। खैर, तो ये आर्टिकल नंबर 93 से 100 तक, 100 में 2 चीज़ें आएंगी, कोरम आएगा, गणपूर्ति, और उसी में निर्णायक वोट आएगा, ठीक है ना। तो इससे संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन है आपके बताइए। आप हो गए, सब क्लियर हैं, बिल्कुल आपके क्लियर हैं सब, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा आप उसको जी में। ओके, थैंक यू।